सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह पहला बजट है जो पेश किया गया है। इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस बजट से आम आदमी का भला हुआ है, आम आदमी के हाथ में कुछ ज्यादा पैसे आए हैं और हो सकता है कि महंगाई पर नकेल कसने में इस बजट से काफी मदद भी ले। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है अर्थशास्त्रियों का जो ये मानता है कि इस बजट में कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। उन तमाम कड़े फैसलों का जिक्र जो मोदी सरकार करती चली आ रही थी, उसमें से एक भी कड़े फैसले यहां पर लागू होते हुए या उनका जिक्र होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आइए एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब और कांग्रेस से सलमान सोज साहब हैं। आखिरकार इस बजट का राजनीतिक मतलब क्या है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले बजट को एक ऐसा आम बजट करार दिया जिसने जनता की उम्मीदों को भरोसे में तब्दील कर दिया। मोदी के पहले आम बजट में जिन चीजों को सस्ता किया गया है उनमें से अधिकतर आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं। तेल, साबुन, दूध, जूते, पैक्ड खाना, प्लास्टिक, स्टील, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, छोटे एलसीडी और एलईडी, दवाइयाँ, गाड़ियाँ, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। मध्यम वर्ग के लिए बहुत जितना कर सकते थे जरूरत से ज्यादा अच्छा करा है। उसी जगह स्टेबल रख रही है जिससे कि कस्टमर हमारे पास और आएंगे, हमारी सेल बढ़ेगी और यही हम चाहते थे। थैंक यू वेरी मच फॉर मोदी जी। कि अगर प्राइस ड्रॉप हुआ है और ये सारी चीजें ये है जो यूज डेली यूज में लेता है और फोन से ऐसी चीजें मैम 6-6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो चेंज होता है फोन, तो इससे मैम सेल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों को महंगा भी किया गया। सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, पैक्ड जूस, कॉस्मेटिक, ऑनलाइन विज्ञापनों, रेडियो टैक्सी को महंगा कर दिया गया। मुझे अराउंड 15 के आसपास आई हैड माई प्लान्स टू 15,000 का कॉस्मेटिक्स आपको शादी के लिए जरूरत थी, अभी तो महंगा हो गया कॉस्मेटिक्स, क्या लगता है आपको? आई डोंट नो, देन आई हैव टू कट डाउन सर्टेन थिंग्स। कुछ ना कुछ कट डाउन करना ही पड़ेगा मुझे, बिकॉज बजट तो फिक्स्ड है, सो लेस थिंग्स वुड बी परचेज्ड। मोदी सरकार भले ही इस बजट को उम्मीदों से भरा बता रही हो, लेकिन एक बड़े तबके का कहना है कि भले ही कई उत्पादों को सस्ता कर दिया गया हो, बावजूद इसके ये बजट महंगाई को काबू नहीं कर पाएगा। सरकार ने टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाकर टैक्स में थोड़ी राहत दी, लेकिन बजट में बचत को बढ़ाने के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है। एक जमाने में जहां आम हिंदुस्तानी अपनी आय का 33% तक बचा लेता था, अब उसी आम आदमी को 29% तक बचाना भारी पड़ रहा है। बचत कम होने की एक बड़ी वजह बढ़ती महंगाई भी है। लोगों की आय बढ़ी है तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने से आम आदमी की बचत कम हो गई है और इसको लेकर भी कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया है। इसी तरह सरकार ने काले धन को लेकर एसआईटी तो बना दी, लेकिन विदेशी बैंकों में पड़े काले धन को कैसे देश वापस लाया जाए, इसको लेकर कोई ठोस मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया। सरकार का ये बजट देखने में भले ही लोक लुभावन लग रहा हो, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस बजट में अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें सरकार सुधार नहीं पाई है। इन सभी का यही कहना है कि पहले साल में सरकार ने जो सौगात लोगों को दी है वो अच्छी ही नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर और अच्छे दिन लोगों को देखने को मिलते हैं तो इससे अच्छा लोगों के लिए और कुछ नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इस बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है इसका राजनीतिक मतलब और राजनीतिक अर्थ कुछ और ही निकलता हुआ दिखाई देगा। सलमान सोज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सोज साहब, कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को एक तरह से नाकाम बजट की श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। अगर बहुत मोटे तौर पर बताइए, आपकी तमाम पॉलिसीज जो यूपीए सरकार ने शुरू की थी, लगभग वो तमाम पॉलिसीज या फिर योजनाएं आज भी बदस्तूर जारी हैं। फिर आप कैसे इस बजट को पूरे तरीके से खारिज कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिसे लेकर आप वाकई में नाराज हैं? जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन आया था जिसमें कहा गया कि भाई इकोनॉमी खराब है, हमें सब कुछ रिवाइव करना है, हमें बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, ये यूपीए सरकार इनडिसाइसिव है, रिफॉर्म नहीं कर रही है, हमें रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना है और हमें बोल्ड रिफॉर्म करने हैं। और जब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी और ये बजट सामने आया, अब देखिए 30 साल के बाद पहली ऐसी हुकूमत है जो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हुकूमत है जी। इनके पास कोई कोalition का कंपल्शन नहीं, इनके पास मौका था
कि भाई जो भी आपने इलेक्शन कैंपेन में कहा वो रिफॉर्म्स की तरफ, बोल्ड रिफॉर्म्स की तरफ आप उस रास्ते पे चल सकते थे। ये नहीं कि भाई मैं ये नहीं कहता, ना कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई आप पहले ही 40-50 दिन में पूरी इन्फ्लेशन को नीचे कर दो जी, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आप किस विजन के साथ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उधर हम कैसे पहुंचेंगे। आपने अगर फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात कही है, या तो रेवेन्यू बढ़ेंगे या एक्सपेंडिचर कम होंगे, वो कैसे होगा? अगर इन्फ्लेशन कम होगी वो 500 करोड़ के प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से कम नहीं होगी, ये मैं आपको अभी बता दूं, उससे कम नहीं होगी। खास तौर से जब मॉनसून की हमें इस वक्त प्रॉब्लम होने वाली है, मैं दुआ करता हूं कि मॉनसून अच्छा हो ताकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो बात भी ख्याल रखना पड़ेगा उसका भी। और फिर साथ में जॉब क्रिएशन जैसी चीजें जो हैं, कैसे कोई रोड मैप हम नहीं कहते कि भाई आप अभी कीजिए। लेकिन ये सारी चुनौतियां तो आपकी सरकारों के सामने भी रही ना, पार्लियामेंट का टाइम, उसमें आपने 100 करोड़ की बात, ये सारी चुनौतियां आपकी सरकार के सामने भी रही और जाहिर सी बात है इसका हल उस समय भी नहीं निकल पाया था। चलिए नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं नकवी साहब से सीधा सवाल लूं। नकवी साहब, सबसे पहले तो बधाई, आप जो बजट आपकी सरकार ने पेश किया है उसे लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक जो कि ये मानता है कि ये वाकई में एक ऐसा बजट है जिससे आने वाले दिनों में विकास की दर बेहतर होगी और लोग इसे उम्मीदों का बजट मान रहे हैं और शायद इससे लेकर खुश भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि इस बजट में कोई दिशा निर्देश नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं है और ना ही काले धन को लेकर कोई खास सोच है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन दोनों तबकों को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, एक बात, पहली बात समझना होगा अजय जी कि ये बजट जो है वो प्रैक्टिकल भी है, परफेक्ट भी है और देश को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर ले जाने वाला है। इस बजट में आपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी होगी, न लफाजी है और न लॉलीपॉप दिया गया है। तो लफाजी और लॉलीपॉप पे बजट तो होते रहते हैं और बहुत बार हुए हैं और बहुत बार लोगों ने देखे हैं जी। ये बजट जो है वो बहुत परफेक्ट है, प्रैक्टिकल है और जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई से को देखते हुए बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ अब कांग्रेस के मित्रों ने या कुछ हमारे विपक्षी साथियों ने या कुछ और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कई सवाल किए कि साहब इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई योजना नहीं है। अरे भैया, ये व्यवहारिक जब बजट होता है तो उस व्यवहारिक बजट पर का असर जो है वो जमीन पर दिखते दिखते कम से कम आप 10 दिन 15 दिन तो दो। आपको लगता है कि अभी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में उसकी सारी की सारी योजनाएं, सारे के सारे जो तस्वीर है वो सामने आ जाना चाहिए। नकवी साहब, 1 महीने की सरकार से आप वो उम्मीद कर रहे हैं जो 10 सालों में आपने नहीं की। तो आज जो स्थिति है देश की, नहीं नकवी साहब, इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बजट तैयार करने के लिए आपके पास बहुत वक्त नहीं था और ना ही आप इस पर बहुत पूरी तैयारी के साथ आ सकते, इसलिए कोई आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं लगाकर बैठा। लेकिन हाँ, 2 चीजें हैं जिस पर हम चाहेंगे कि आप स्पष्टता से हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आपकी सरकार क्या सोच रही है। सबसे पहली चीज महंगाई और दूसरी चीज सब्सिडी। सब्सिडी को लेकर आपने कहा था कि टारगेटेड सब्सिडी होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो पिल्फरेज होने वाला है, जिसको लेकर आप लोग लगातार यूपीए सरकार को लताड़ते रहे हैं, उसको लेकर ठोस नियम, कानून और कायदे होंगे। बजट में इसके बारे में कोई चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है। क्या इसे आप सिर्फ सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मानते हैं? अगर ऐसा है तो इसमें बजट पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर इन 2 मुद्दों पर क्या राय है भारतीय जनता पार्टी की और आपकी सरकार की? देखिए, पहली बात कि ये बात आपको समझते भी हैं आप तो काबिल व्यक्ति हैं, आप जानते भी हैं नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस और पूरा के पूरी डिटेल जब बजट घोषित हो जाता है और बजट की दिशा घोषित हो जाती है, उसके बाद वो उससे संबंधित मंत्रालय तय करते हैं। हमेशा ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई हम पहली बार करने जा रहे हैं। लेकिन हमने एक देश को आर्थिक एक दिशा दी है, इस देश को विकास की दिशा दी है और हमने उसमें लफाजी और लॉलीपॉप नहीं दिया। ये बात सही है। अगर लफाजी और लॉलीपॉप देते तो हो सकता है कि कुछ लोग क्षणिक रूप से खुश होते जी। लेकिन ये एक सकारात्मक बजट है, एक प्रैक्टिकल बजट है और कहीं ना कहीं देश के जो बदहाल हालात हैं उनको सुधारने की दिशा में संकल्प से भरपूर बजट है। सोल साहब, देखिए, मैं ये बताऊं आपको, नकवी साहब तो कहेंगे कि ये बहुत ही तूफान का परफेक्ट बजट है, इनका काम वही है। ये स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर हैं।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका जो बजट है 15-20 लाख करोड़ का है, और आज आपने किन क्या क्या बातें की, 29 स्कीमें ऐसी जिसमें 100 करोड़ की बातें आपने की। आप 15-20 लाख करोड़ का बजट का जो टाइम आपने 2-2.5 घंटे में 29 स्कीमों की बात कर दी, 100 करोड़। आपने ये कहा कि सरदार पटेल जो हमारे लीडर हैं कांग्रेस के, उनके लिए आप एक स्टैच्यू बनाएंगे, उसके बन रहा है, उसके 200 करोड़ आपने उसके लिए दिए, और वहां से फिर आपने कहा हम वुमेन सेफ्टी पे 100-150 करोड़ खर्च करेंगे। क्या ये प्रायोरिटीज है? ये क्या प्रायोरिटी है आपकी गवर्नमेंट की? अगर आपको कुछ करना था, मैं आपसे फिर से कहता हूं नकवी साहब, मैं लोगों से भी कहता हूं, घर पे जो बैठे लोग हैं, कि हम ये नहीं कहते कि भाई आपको हर कोई बात अभी करनी थी, लेकिन आप जेटली साहब कह सकते थे जी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में आपने कमीशन की बात की, कमीशन कमेटियां नहीं। आप ये कह सकते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आधार एक प्लेटफॉर्म बनेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर का, इसको हम 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में इंप्लीमेंट करेंगे, और उससे एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी होगी, उससे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। आपने तो कोई बात ही नहीं की। चलिए, ये कौन सी मुश्किल बात है कहना? नकवी साहब, अच्छा दूसरी बात, एक सोच साहब आपने जो मुद्दे उठाए हैं, सोच साहब आपने जो मुद्दे उठाए हैं उसका पहले जवाब देते हैं। नकवी साहब जी, न्यूज नेशन के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक आज तक अभी तक सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उनको जानकारी के लिए दे दें। उनको जानकारी हो सकता है कि कम हो। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाना, और प्रतिमा नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी प्रतिमा बनाने की योजना 5000 करोड़ की है, और 5000 करोड़ की योजना में अगर केंद्र सरकार ने 200 करोड़ अपना योगदान दे दिया, तो आप पानी पी पी के केंद्र सरकार को गाली दे रहे। अरे भैया, सरदार पटेल का देश के लिए योगदान, देश के निर्माण में योगदान, अगर उनको नतमस्तक होकर के सलाम करने के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ दे दिया, तो देश की जनता तो 5000 करोड़ दे रही है। तो आप 5000 करोड़ की योजना पर आज कहते हैं कि ये 200 करोड़ केंद्र ने क्यों दे दिया? अरे भाई, देश क्या कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की जागीर है क्या कि सारी योजनाएं ऊपर ही बनेगी? मैं आपको बताता हूं, न्यूज नेशन के माध्यम से देश को मैं आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सरदार पटेल की प्रतिमा की योजना है वो 5000 करोड़ की है। नहीं नकवी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। नकवी साहब, अगर मैं यहां पर आप दोनों के बीच में आऊं और एक सवाल पूछूं आपसे, इसमें मैं सब आता हूं आपके पास, लेकिन नकवी साहब इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार पटेल की प्रतिमा में केंद्र सरकार का जो भी योगदान है वो अपनी जगह अलग है। लेकिन बात यहां पर यह है कि जो तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया है उसमें आप निर्भया फंड में से महिला सुरक्षा के लिए आप 150 करोड़ की योजना की बात करते हैं। एक योजना जिसमें 100 करोड़ और दूसरे से 50 करोड़। भाई, यूपीए सरकार ने 1000 करोड़ का आवंटन किया था, जिसमें से मुश्किल से 25 लाख रुपए खर्च हुए, बाकी जस का तस पड़ा रहा। आज आपकी सरकार 150 करोड़ के योजनाओं की बात करती है। हम आज जनता के तौर पर यही सवाल आपसे उठाना चाहते हैं। महिला सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 में से माना जाता है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। आखिरकार देश आपसे ये जानना चाहेगा ना कि आप अपने पैसों का क्या कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपए में आज क्या हो जाएगा? कौन सी महिला सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को? ट्रांसपोर्ट में महिला सुरक्षा के नाम पर 50 करोड़ रुपए, और महिला सुरक्षा के दूसरे अधिनियमों के हिसाब से 100 करोड़ रुपए। इसमें क्या आपको लगता है कि हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा मिल सकेगा नकवी साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है अजय जी, आपने खुद अपने आप 2 बात कही। एक बात कही कि पिछली सरकार ने इतने बजट की योजना घोषित की थी और उसमें इतना खर्च नहीं हो पाया। बिल्कुल मैंने कहा। पहली बात ये आप समझने की जरूरत है जी, पहली बार ये समझने की जरूरत है कि ये मोदी सरकार का आखिरी बजट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो हमने पैसे घोषित किए हैं वो घोषित जो है वो अंतिम नहीं है। उसके अलावा जो है वो जो प्रैक्टिकल हो, जो जमीन पर उतारा जा सके। हम अगर जो है वो आज 100 करोड़ के बजाय हम जो है वो 500 करोड़ घोषित कर दें और उसके बाद आप 500 करोड़ जो है वो 1 साल में खर्च ही नहीं कर पाए, लैप्स हो जाए, उसके बाद हम अगले बजट में लेकर आए, तो जो प्रैक्टिकल है, देखिए बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं
वो आखिरी नहीं होते। अगर जरूरत होती है तो उसको बढ़ाया भी जाता है। चलिए ठीक, तो इसलिए हम आपकी बात मानते हैं। सोच साहब, ये छोटी प्रतिक्रिया है जी। ये सरकार ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बजट पेश किया। बिल्कुल। सो साहब, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर आपकी, उसके बाद हम एक और बड़े मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। सो साहब देखिए, हाँ, मैं देखिए, पहली बात कि अगर आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें आप हमारे लीडर पटेल साहब के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, जो सरदार सरोवर डैम है वो भी तो हमारी पार्टी के टाइम में ही बनी है। आप क्या कहते हैं, वो जो अगर कोई ट्रिब्यूट देखा जाए, आप तो 5,000 करोड़ की बात करते हैं या तो हजारों करोड़ की बात, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। आप तो इसलिए थोड़ा प्रायोरिटीज की बात, आप जब आप कहते हैं ना निर्माण, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, वैसे काम होने चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कि भाई आपको सरदार सरोवर डैम में डूब मरना चाहिए। बात सुनिए आप, रूरल बावजूद भी आप अहंकार के इसमें डूबे हुए हैं। अरे प्लीज, पहले प्लीज बात सुनिए आप। अरे प्लीज आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। 100 करोड़ आपने रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट, रूरल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिए। इस मुल्क में 674 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि आपने हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए 15 लाख की एंटरप्रेन्योरशिप का काम दिया। उसमें आपने कुछ लोग भी लगाने होंगे। आप क्या 15 लाख, ये कैसे आपने इनिशिएटिव किए हैं? ये कोई तूफानी बजट है क्या? अगर आपको ये नहीं लगता कि 30 साल के बाद एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आई है जिसको कोई बोल्ड कदम उठाने चाहिए, तो फिर आप तो डरपोक लोग हैं। आप लोगों ने तो जो वादे किए थे कि हम बहुत सारे बोल्ड काम करेंगे, आपने तो बिल्कुल छोटे से काम किए। यहां पर तो कहते हैं लोग कि ये किसी सियासतदान ने नहीं बनाया है, मित्र, ये बाबू लोग, आपके नेता, ये आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि हम 100 रुपए की योजना बनाते हैं, 85 रुपया सत्ता के दलाल खा जाते हैं, 15 पैसा जो है वो 15 रुपया या 15 पैसा आम आदमी तक पहुंचता है। तो हम जो है उन सत्ता के दलालों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। हम उन जमाखोरों और काला बाजारियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि 100 की हमने घोषणा की है तो 100 जनता तक पहुंचे, सत्ता के दलाल उससे बाहर रहे। इसलिए आपको दर्द हो रहा है, हो सकता है कि आपका जायज दर्द हो कि वो सत्ता के दलालों की लूट खसोट खत्म हो रही है और सीधे जितने की योजना उतने पैसा। चलिए, इस चर्चा को हम जाहिर सी बात है, ये एक अंतहीन वार्ता है। आप अभी भी इलेक्शन मोड में हैं। सोच साहब, आइए जरा इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सोच साहब, आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी रिपोर्ट हम यहां पर पेश करना चाहेंगे, किस तरीके से महंगाई वाकई में हम सबों के लिए सबसे बड़ा दानव है। लेकिन क्या वाकई में इस बजट के बाद महंगाई पर अंकुश लगता हुआ भी आप देख पाएंगे? क्या आपकी जेब में जो थोड़े पैसे ज्यादा आए हैं उससे आप महंगाई डायन को भगा सकते हैं? आइए जरा इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट। I also propose to overhaul the subsidy regime, including food and petroleum subsidies, and make it more targeted and provide full protection to the marginalized, poor, scheduled caste, scheduled tribes. A new urea policy would be formulated. बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह ऐलान सुनकर यकीनन अधिकतर लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। दरअसल इस ऐलान के मायने समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सरकार इकोनॉमी की धीमी रफ्तार और बढ़ती महंगाई से परेशान है। अच्छे दिनों का वादा कर सरकार में आई बीजेपी पहले ही कड़वी दवा के संकेत दे चुकी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री सब्सिडी का बोझ कम करना चाहते हैं। अगर वाकई में ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। मतलब ये कि आपको मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो जाएगा। मोदी सरकार से हम लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी कि कुछ नहीं तो मतलब हम लोगों का जैसे गैस वगैरह है उसमें भी कुछ सस्ता करेंगे वो, या फिर ये अपने किराना है उसमें सस्ता करेंगे। किचन के साथ ही आपके सफर पर होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार डीजल पर दी जा रही सब्सिडी में भी कमी करने की तैयारी में है। डीजल पर सरकार फिलहाल 65,736 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसी तरह केरोसिन तेल पर मिल रही सब्सिडी को भी कम किया जा सकता है। 1 लीटर केरोसिन तेल पर 34 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह तेल उत्पादों पर सरकार 1,40,000 करोड़ की सालाना सब्सिडी दे रही है।
अब बात करते हैं खाने पीने के सामानों पर दी जा रही सब्सिडी की। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार करीब 1,25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। वित्त मंत्री ने किसानों को खाद की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी की भी समीक्षा करने की बात कही है। इसके लिए नई यूरिया नीति का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है, लेकिन गरीबों की बेहाल होती हालत को सुधारने में मिल रही नाकामी के चलते फूड सब्सिडी को कम कर पाना आसान नहीं होगा। रॉ मटेरियल जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, शुगर है, सबके रेट बढ़ रहे हैं। तो आज हम कैसे कस्टमर को कम भाव देंगे? जो अगर टैक्स थोड़ा कम होता तो हम लोग थोड़ा कम बेनिफिट दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशनरी बजट कोई टैक्सेस में चेंज नहीं है, जीएसटी की कोई डेट नहीं है। सब्सिडी का बोझ हर एक सरकार के लिए चिंता का सबब रहा है, लेकिन इस पर ठोस कदम उठाने से वो परहेज करती रही है। सामाजिक कल्याण की योजनाएं अक्सर आर्थिक मसलों पर भारी पड़ जाती हैं। इस बार भी तो वित्त मंत्री जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखने की बात कह रहे हैं, यानी सब्सिडी की समीक्षा भी एक लंबी कवायद में तब्दील हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। नकवी साहब, लाख टके का सवाल आज ये है कि आपकी सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि सब्सिडी को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और सब्सिडी दरअसल उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए है, और अभी आप कुछ देर पहले यही चर्चा कर भी रहे थे। सवाल यह है कि आज आप करीब 225 लाख करोड़ रुपए बजट का सब्सिडी के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम भी शामिल है, और लगभग इतना ही पैसा यूपीए सरकार भी सब्सिडी के तौर पर देती थी। लेकिन इतना पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है, रेवेन्यू नहीं है। कहां से ये पैसा लाएंगे? इस सब्सिडी को टारगेटेड कैसे बनाएंगे? इसके बारे में बजट में कहीं कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि अजय जी, आज देश में गरीबी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। हर दिन एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है कि कभी कहती है कि गरीबी रेखा से रहने वाले लोग जो है वो कोई कहता है 50% है, कोई कहता है 30% है, कोई कहता है 70% है। हम उस पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन गरीबी है। आप जो है वो सब्सिडी जो है वो कोई डंडा, सरकार जो है वो डंडा मार के नहीं चलती। सरकार जो है वो जमीन के सरोकार, जमीन की समस्याओं और जमीन से की जो हकीकत है उससे रूबरू होकर चलती है। इसलिए अगर आप ये कहें कि सरकार आती सब्सिडी का खत्म कर देगी, सरकार आती जो है वो देश में जो है वो सारा के सारा निजाम बदल देगी, ऐसा नहीं होता। हम सरकार को और सरकार चला करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ जो देश के सामने संकट है उस संकट का समाधान, आप ये मानेंगे और समाधान के साथ साथ देश को प्रगति के रास्ते पर बिल्कुल ले जाना। लेकिन आज आप और जो गरीब है उस तक विकास की रोशनी पहुंचे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा, पिछले बजट के समय जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे उस वक्त आप ही ने कहा था सरकार को यह बताना चाहिए कि सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आ रहा है। आज यही सवाल आपके सामने मुंह बाए खड़ा है। हाँ, हम जब इन 1 साल 6 महीने 8 महीने के बाद होंगे तो हम जरूर बताएंगे कि सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आ रहा है। हम जरूर बताएंगे कि हमने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया। हम जरूर बताएंगे कि देश में अच्छे दिन कैसे आए। मैं आपसे बहुत क्षमा चाहूंगा, वक्त कम है, इसलिए मैं सोच साहब बहुत एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, बस एक छोटी टिप्पणी प्लीज। ठीक, मैं सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो पहले इलेक्शन से कहती थी उसके इलेक्शन के बाद कुछ और बात करती है। इन्होंने हमें कहा आप सब्सिडी देते हैं, आप डोल्स देते हैं, आप गरीबों पर पैसा खर्च करते हैं, कहां से आएगा सब, यानी कि आप ये सारा ना मतलब ऐसा बनाया कि जैसे यूपीए ने बहुत बड़ी गलती की थी। बिल्कुल। और अब क्या कहते हैं, अब तो बिल्कुल चुप हो गए। ये हिपोक्रेसी मुझे बीजेपी की बहुत गलत लगती। बिल्कुल। चलिए नकवी साहब, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाहते हैं इसका, लेकिन वक्त हमारे पास नहीं, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन बजट को लेकर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मौजूदा सरकार को आने वक्त में देना ही पड़ेगा। उसके बिना वाकई में यह बजट जरा अधूरा सा रह जाएगा। कुछ देर के लिए रुकिए, हमारे साथ वापस आ रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे बजट में और प्रमुख बातें क्या क्या रही हैं।